तो देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको वैक्सीन के बारे में बता दिया था, है ना? कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कितने तरह के होते हैं, है ना? जैसे देखो कुछ और बता दूं मैं आपको। जैसे एक टर्म यूज करते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। जैसे एक टर्म यूज करते हैं, देखो डीटी वैक्सीन कहते हैं। डीटी वैक्सीन, इसमें डी डिप्थीरिया का होता है, टी टेटनस का होता है। और ये जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है एक्चुअली क्या होता है, देखो जो डिप्थीरिया और टेटनस का बैक्टीरिया होता है, देखो डिप्थीरिया और टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सिक्रीट टॉक्सिन। ठीक है, बैक्टीरिया सिक्रीट टॉक्सिन। जैसे देखो ये जो डिप्थीरिया वाला पार्ट होता है ये भी टॉक्सिन बनाता है, टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो भी टॉक्सिन बनाता है। और जो याद रखना, ये जो टॉक्सिन होता है इसको न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, इसे न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। और डिप्थीरिया वाले पार्ट को साइटोटॉक्सिन कहते हैं। डायरेक्टली सेल्स को, पूरे सेल्स को डैमेज करता है। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है कि जिस टॉक्सिन से आपको प्रॉब्लम होता है उसी टॉक्सिन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। मतलब जो मॉडिफाइड टॉक्सिन होता है, नाउ दैट मॉडिफाइड टॉक्सिन एक्ट लाइक एज वैक्सीन एंड दैट काइंड ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड, उसी को टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये देखो कि अगर आप इस टॉक्सिन को मॉडिफाइड टॉक्सिन which act like as vaccine, which act like as vaccine, इसी को कहा जाता है, देखो इसी को कहते हैं टॉक्सॉइड। देखिए बिल्कुल सही बात है, जिस टॉक्सिन से आपको प्रॉब्लम होता है उसी टॉक्सिन को मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाते हैं एंड दैट काइंड ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे वैक्सीन को टॉक्सॉइड वैक्सीन कहा जाता है। यस, न्यूरोटॉक्सिन ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ना? लॉक जॉ हो जाता है टेटनस में, पता है आपको। तो जो आपका टेटनस का बैक्टीरिया है ये रिलीज करता है न्यूरोटॉक्सिन, और जो आपका डिप्थीरिया वगैरह का जो बैक्टीरिया होता है ये आपके सेल्स को, सेल वॉल को पूरी तरह से, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ये इसको साइटोटॉक्सिन कहते हैं। समझ में आ गया? तो डीटी टॉक्सॉइड आप देखेंगे ऐसे लिखा जाता है, डीटी टॉक्सॉइड कहते हैं इसको। जो वैक्सीन होता है ना डिप्थीरिया और टेटनस का, इसको डीटी टॉक्सॉइड भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखो एक टर्म यूज करते हैं ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन, और इसको कंबाइंड वैक्सीन भी कहा जाता है, कंबाइंड वैक्सीन भी कहते हैं। जैसे डीपीटी, एमएमआर, देखो एक से ज्यादा जो वैक्सीन है अगर बॉडी में यूज किया जाए, जैसे देखो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं इसको। एमएमआर भी ट्रिपल वैक्सीन होता है। तो तीन तरह की बीमारियों का एप्लीकेशन है, ये तीन तरह की डिजीज का वैक्सीन एक साथ बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। सो मिक्स्ड वैक्सीन भी कहते हैं, इसको कंबाइंड वैक्सीन भी कहा जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। मम्स होता है, मिजल्स होता है और रूबेला कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? तो ये भी याद रखिएगा, ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है इसको। इसके बाद देखो एक टर्म यूज करते हैं, जनरेशन ऑफ वैक्सीन कहते हैं इसको, जनरेशन ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। लो अभी तक डीपीटी इज फॉर, को पता नहीं है डीपीटी का मतलब क्या होता है?
अरे डी फॉर डिप्थीरिया होता है, पी फॉर पर्ट्यूसिस कहते हैं, whooping कफ, और टी फॉर टेटनस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखो यहाँ पर एक होता है जनरेशन ऑफ वैक्सीन। देखिए इसमें हम यूज करते हैं 3 तरह का टर्म, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और एक थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी होता है। देखो ये वैक्सीन्स के 3 जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन कहता है। अब ये क्या है, देखो ये जनरेशन ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। देखिए वैक्सीन होता है या हीट किल्ड वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होते हैं या टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। जितने भी आपने ये नाम सुने हैं ये सब फर्स्ट जनरेशन वाले वैक्सीन आते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो होता है उसको सेकंड जनरेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एटेन्युएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, जितने भी नाम मैंने बताया आपको ये सब फर्स्ट जनरेशन के वैक्सीन हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन जो होता है उसी को सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। याद रखिएगा इसको। अभी बताया था ना आपको लास्ट क्लास में, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है तो उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उसी को सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट जनरेशन मैंने कहा, जो भी नाम मैंने बताया आपको, एटेन्युएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये सब आपका फर्स्ट जनरेशन का वैक्सीन है। और एक थर्ड जनरेशन भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। जैसे एक केमिकल का कंपोजिशन आपको पता चल जाए और उसको आप सिंथेसाइज कर लो, तो केमिकली सिंथेसाइज्ड जो वैक्सीन होता है, केमिकली मतलब इन विट्रो प्रोसेस के थ्रू केमिकली सिंथेसाइज्ड वैक्सीन को थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया का इसमें एग्जांपल आता है, डिप्थीरिया का वैक्सीन थर्ड जनरेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। मतलब और भी कई तरह का प्रोसेस है। डिप्थीरिया का जो वैक्सीन है वो थर्ड जनरेशन से भी तैयार किया जाता है। तो केमिकली सिंथेसाइज्ड वैक्सीन को ही क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहा जाता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेकेंड जनरेशन है, हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं, इस सेल के अंदर उसको क्रिएट किया जाता है बाय द मेथड ऑफ जेनेटिक्स and molecular biology. And the first generation vaccine, I told you, all the classical vaccine that we know that, like attenuated vaccine, inactivated vaccine, toxoid vaccines, इन सबको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों सबको? तो ये पूरी कहानी है वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, और मैंने भी पहले भी कहा था कि वैक्सीन्स की जो पूरी स्टोरी होती है ये आपके मेमोरी के सिस्टम पे बेस्ड होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेमोरी रेस्पॉन्स बी सेल्स की वजह से भी होता है, टी सेल्स की वजह से भी होता है। बट इन द लास्ट क्लास आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर द मेन पार्ट ऑफ दैट मेमोरी इज आर मेमोरी बी सेल्स कहते हैं। सही है। और ये मैंने बता दिया था कि वैक्सीन्स देकर हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स को तैयार किया जाता है ताकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा काफी स्ट्रांगली उसके अगेंस्ट वर्क करता है। समझ में आ रहा है? एक पहले का पूरा एक जो मेमोरी है उस पर्टिकुलर पैथोजेंस के बारे में उसकी पूरी जानकारी आपके बॉडी के टिश्यूज को होता है और अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करता है। चलिए ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? अरे बता तो दिया, सेकेंड जनरेशन कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन को, केमिकली सिंथेसाइज्ड को थर्ड जनरेशन कहते हैं। और जो बाकी क्लासिकल वैक्सीन होते हैं, इनएक्टिवेटेड वाला जो होता है, एटेन्युएटेड वाला होता है, वो सब फर्स्ट जनरेशन में आता है। जेनेटिक्स जहां पर इन्वॉल्व हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग जहां पर आ गया, वो सेकेंड जनरेशन होता है। और केमिकली सिंथेसाइज्ड जो होता है उसको थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, कंपोनेंट ऑफ
इम्यून सिस्टम, देखो इसमें हमारे सेल्स भी आते हैं, हमारे टिश्यूज भी आते हैं, इसमें लिम्फोइडल ऑर्गन्स आते हैं, इसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आते हैं लाइक एंटीबॉडीज, देखो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देखेंगे बुक्स में, देखो 8.2.7 जो एनसीईआरटी का है उसमें समझाया गया है कि ये सब आपके बॉडी के डिफेंस के ऑर्गन्स हैं, मतलब सारे के सारे सेल्स नहीं, सेल्स भी होते हैं, टिश्यूज भी होते हैं, लिम्फोइडल ऑर्गन्स की बात करते हैं, और आप जानते हैं एनसीईआरटी में सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, दीज ऑल टुगेदर प्रोवाइड डिफेंस, हमारे बॉडी के पार्ट को या माइक्रोबियल इन्फेक्शन से आपको बचाने का ये काम करता है। तो ये सब आपके डिफेंसिव फोर्सेस हैं, ये सब आपके अलग अलग तरह के डिफेंस के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सेल्स भी आता है। अब देखो बी सेल्स है, टी सेल्स है, टिश्यूज होते हैं हमारे बहुत सारे, है ना। अब थाइमस ग्लैंड जानते हैं आप, वहां टिश्यूज का ही पार्ट है, वो ऑर्गन भी है एक्चुअली, आप जानते हैं टिश्यूज से ऑर्गन सिंथेसाइज होता है, रेड बोन मैरो होता है, वहां से हमारे सेल्स बनते हैं। तो ये सब आपके कंपोनेंट हैं इम्यून सिस्टम के। और देखिए ये जो लिम्फोइडल ऑर्गन होता है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी और एक लिखते हैं सेकेंडरी। देखो in our body there are two different types of lymphoidal organs, primary and secondary। अब ये आपकी बुक में बताया गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है और ये कैसे हमारे बॉडी में वर्क करता है, वो देखिए। जैसे देखो अगर मैं बताऊं प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन के बारे में, देखिए प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स, इसमें दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं। देखिए एक तो आपका आरबीएम है जिसको रेड बोन मैरो कहते हैं, और दूसरा हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। ये हमारे प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में आते हैं, रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी, वो समझिए पहले आप। देखो जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक रेड बोन मैरो है ना, और यहां पर मान लो ये हार्ट के पास होता है, ये हमारा थाइमस ग्लैंड होता है। मान लो ये दो ऑर्गन्स हैं, आरबीएम एंड थाइमस ग्लैंड, रेड बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड located near the heart, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंड दिस ऑर्गन इज, यस, थाइमस ग्लैंड इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, बिल्कुल सही कहा आपने। आप एनसीईआरटी में देखिएगा इसका लोकेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एग्जैक्टली कहां पर होता है वो देख लीजिएगा, वो आप लिख लेना वहां पर कि वेंट्रल डॉर्सल व्हाटएवर इज रिटन, ये हार्ट के पास है और ये हार्ट के नजदीक होता है, और इसका साइज बर्थ के समय ज्यादा बड़ा होता है और प्यूबर्टी आते आते साइज क्या हुआ इसका डिक्रीज कर जाता है। तो एट द बर्थ साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड इज बिगर, बट टिल प्यूबर्टी इट्स साइज डिक्लाइंस और डिक्रीजेस। क्या बोल रहा हूं, एट द टाइम ऑफ बर्थ द साइज ऑफ ग्लैंड इज बिगर, बट एट द प्यूबर्टी इट्स साइज डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब आपके रेड बोन मैरो में कुछ देखिए, ये हमारे स्टेम सेल्स कहते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, देखो जब ये स्टेम सेल्स में क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। स्टेम सेल्स में क्या होगा, अ टर्म कॉल्ड
प्रोलिफरेशन। तो यहां से काफी सारे देखिए एक इमेच्योर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। देखो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो आपके बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं, जब उसमें प्रोलिफरेशन होता है तो काफी सारे इमेच्योर लिम्फोसाइट का क्या होता है बताओ, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखो अब क्या होगा, इस इमेच्योर लिम्फोसाइट के, देखिए इमेच्योर लिम्फोसाइट के सरफेस पे कुछ रैंडम, देखो ये एक रैंडम एक रिसेप्टर कहते हैं, रैंडम रिसेप्टर, random receptor develop on the surface of lymphocyte। और जब रिसेप्टर डेवलप हो जाता है, देखो रिसेप्टर डेवलप होने के बाद इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मैच्योर लिम्फोसाइट कहा जाता है। और देखो ये यहां भी आता है, कुछ यहां भी पहुंच जाते हैं, कुछ अपना रिसेप्टर गेन कहां करता है आपके थाइमस ग्लैंड में आकर। देखिए कहने का मतलब ये, देखो जितने भी आपके मतलब इमेच्योर लिम्फोसाइट बनते हैं उसका फॉर्मेशन तो आपके रेड बोन मैरो में ही होता है। अब उस रेड बोन मैरो में काफी सारे लिम्फोसाइट्स बन गए और सभी रिसेप्टर, सभी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे कुछ रैंडम रिसेप्टर्स अपीयर हो जाता है, रैंडम रिसेप्टर का अपीयरेंस हो जाता है, रैंडमली आता है, कोई अभी इसको कुछ सिखलाया नहीं गया, ये रैंडमली रिसेप्टर्स जनरेट हो गए, बोन मैरो में भी हुआ और थाइमस ग्लैंड में भी हुआ। और इसी को कहा जाता है, देखो इसे कहते हैं, ये एक मैच्योरिटी है, इसे कहते हैं ये एक मैच्योरिटी है। तो आप जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स होते हैं ये इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट करता है। इस पॉइंट को लिखिए, आप लिखो, लिखिए प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स, प्राइमरी lymphoidal organs provide, primary lymphoidal organs provide, primary lymphoidal organs provide माइक्रो इन्वायरमेंट, ये एनसीईआरटी में टर्म यूज किया गया है, प्राइमरी lymphoidal organs provide micro environment and by which lymphocyte and by which lymphocyte gain, GAIN gains, lymphocyte gains random receptor molecules by which immature lymphocyte gains, अरे यार स्टार्टिंग से रुक जाओ, मैं लिख देता हूं। देखो प्राइमरी lymphoidal organs provide micro environment by which immature lymphocyte
gains a random receptor on its surface and converted into mature lymphocyte. समझ में आ गया? इसे कहते हैं मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट कहा जाता है इसको। इंसर्ट में लिखा हुआ है, मैचुरेशन वर्ड लिखा गया है, मैचुरेशन। तो प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन जो होते हैं ये एक इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो लिम्फोसाइट जो इमैच्योर होते हैं उनमें क्या डेवलप हो जाएगा बताओ? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। और ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जब गेन कर लेते हैं तो उसको मैच्योर लिम्फोसाइट कहते हैं। तो अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टीएलओ की वजह से ही इमैच्योर लिम्फोसाइट जो होता है वो मैच्योर लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैच्योरेशन का मतलब क्या है? तो मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जिसके ऊपर रिसेप्टर मॉलिक्यूल नहीं था उसके ऊपर डेवलप क्या हो गया बताओ? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? समझ में आ गया? और देखो अब ये भी याद रखिएगा, ये जो मैच्योरेशन होता है जैसे अब बी और टी सेल्स की बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो याद रखिएगा कि आपके रेड बोन मैरो में बी और टी लिम्फोसाइट दोनों मैच्योर होता है। बी एंड टी बोथ गेट मैच्योर। आपके रेड बोन मैरो में बी और टी दोनों का मैच्योरेशन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेड बोन मैरो में बी और टी दोनों का मैच्योरेशन होता है। लेकिन अगर आप थाइमस ग्लैंड की बात करेंगे तो थाइमस ग्लैंड में ओनली मैच्योरेशन ऑफ क्या होता है बताओ? टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि रेड बोन मैरो में प्रोलिफरेशन तो होता ही होता है, यहाँ पे मैच्योरेशन भी हो रहा है। थाइमस ग्लैंड में कोई सेल्स बन नहीं रहा है, वो तो माइग्रेट होकर ही आएगा रेड बोन मैरो से। यस, आपको पता है कि थाइमस ग्लैंड को ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। कहते हैं ना, थाइमस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। तो रेड बोन मैरो में बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लिम्फोसाइट आपके थाइमस ग्लैंड में भी आते हैं और वहां भी उसका क्या है बताओ? मैच्योरेशन होता है। केवल टी सेल्स का, बी सेल्स का नहीं। बी सेल्स का पूरा काम आपके रेड बोन मैरो के अंदर ही होगा। तो मैच्योरिटी ऑफ both B and T lymphocytes occurs in your red bone marrow, but in thymus gland only maturation of T lymphocyte takes place. आज बच्चे समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? थाइमस ग्लैंड में केवल टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, जबकि रेड बोन मैरो में बी और टी दोनों का मैच्योरेशन होता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो इसको ऐसे रिलेट कीजिए आप, जैसे मान लो आप जाते हैं मार्केट में जूता खरीदने के लिए। क्या खरीदने जा रहे हैं आप? जूता। तो क्या आपके आपके नाप का स्पेसिफिक कोई जूता तो कंपनी नहीं बना रही ना? जूठा नहीं, जूता, जूता। अरे शूज भाई। तो क्या ये बताओ, हाँ बाटा और एडिडास नाइकी सब है उसमें। चलिए अब यहां देखो, तो अगर आप जब मार्केट में जूता खरीदने जाते हैं तो क्या आपके ही पैर के साइज का कोई स्पेसिफिक आपके लिए कोई जूता तो नहीं बनाया जाता कि नाइकी ने आपके लिए जूता बनाया है कि मिस्टर हर्षित जाएंगे और उसके पैर का जूता फिट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। एक्चुअली क्या देखो, एक रेंडमाइजेशन होता है। हाँ, अलग अलग साइज के जूते बनाए जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका 8 नंबर का पैर है, 8 नंबर के पैर में 8 नंबर के कई सारे जूते दिखाए जाएंगे आपको, उसमें एक जूता बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा आपको और बाकी फिट नहीं होता। यही है ना? तो कंपनी जो होता है वो रैंडमली बहुत सारे जूते बना देते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग फ्रेम के, और वो जूता आपकी दुकान में आपके आपके कंपनी के शोरूम में भेज दिया गया। अब आपका काम क्या है कि आप उस
दुकान में जाते हो, आप वहां बैठते हैं और अलग अलग साइज के, मतलब आप अपने साइज के जूते वहां ट्राई करते हैं, और एक जूता ऐसा होगा जिसमें पैर आपका पूरी तरह से फिट हो जाएगा, होता है ना। और एक बार फिट हो गया तो आपने उसको बंद करा के खरीद लिया उसको। यही चीज यहां भी हो रहा है, देखो। रेड बोन मैरो ने, हाँ, रेड बोन मैरो ने और थाइमस ग्लैंड ने बहुत सारे जूते बना दिए, अलग अलग साइज के जूते बना दिए, समझ में आ रहा है? अलग अलग फ्रेम के जूते बना दिए रेंडमली, बहुत सारे। अब ये जूते जो है, मतलब ये जो अब मॉलिक्यूल्स बना है, ये जो सेल्स बने हैं, ये अब माइग्रेट कहां पे होगा बताओ? कहां माइग्रेट होगा? लोकल दुकान पे जाएगा, ये शोरूम में जाएगा ये। तो जब ये शोरूम में पहुंच गया तो उसका नाम क्या बताओ? उसका नाम है सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन, जहां पर उस जूते का आपसे मुलाकात होना है। आप उसके लिए क्या हो गए बताओ? आप उसके लिए हो गए एंटीजेंस हो गए ना। अब देखो, जूता तो पहुंच गया दुकान में, अब जूता आपके घर तो नहीं आएगा ना, आप जूते वाले के पास जाएंगे। अब हाँ, रिटेलर के पास चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब जूता यहां से फैक्ट्री से तैयार हो जाता है तो ये अब कहां ट्रांसफर होगा बताओ? सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स में। और वहां पर जाने के बाद उसका मुलाकात, उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा? आपके एंटीजेंस के साथ। और आपको वहां पर वो जो आपका, हाँ, अब जो मेमोरी जो होता है आपका, वो उसके अगेंस्ट डेवलप करता है। जैसे एक बार आप गए और आपने नाइकी, एडिडास, है ना, पावर का जूता, और भी प्यूमा का जूता, और भी जूते, रॉक कोट का जूता, हस्तबीज का जूता, बहुत सारे जूते होते हैं। आपने कई जूते को ट्राई किया और एक जूता उसमें आपको लगा कि नाइकी का जो जूता है ये परफेक्ट आपके पैर में आ रहा है। हाँ, रिबॉक भी है, हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो नाइकी का जो जूता है आपको लगा कि ये बिल्कुल परफेक्टली मेरे पैर में आ रहा है। कई सारे जूते ट्राई करने के बाद, तो अगली बार जब जाओगे आप, तो आपको बहुत सारे जूते देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलोगे नाइकी का 8 नंबर निकाल दो, वो परफेक्ट होता है। लेकिन उसके लिए आपको मुलाकात तो करना पड़ेगा जूते के साथ ना, पहली बार इंटरेक्शन तो करेंगे आप। तो यही होता है सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन कहते हैं। एक बार ये मैच्योर जब हो गया, तो ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट्स होता है, ये अब माइग्रेट कहां करता है बताओ? सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स के पास। भाई मैं पहनता हूँ 9 नंबर के जूते पहनता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ देखो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो लिखिए आगे, अब लिखो, नाउ द मैच्योर लिम्फोसाइट। और ये मैं बता रहा हूँ, जूते वाली जो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, मैंने किसी अच्छे गाइड में, एक किताब में देखा था, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, मतलब लिम्फोसाइट्स का जो एंटीजन से इंटरेक्शन होता है, ये किस तरह का प्रोसेस है। यही जूते वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था इसमें, कि आप दुकान में जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं और आप अलग अलग जूते में अपना पैर फिट करते हो। जिसमें आपका पैर फिट हो जाता है वही आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। तो ये सब रेंडमाइजेशन कहते हैं इसको। तो लिखो, यहाँ लिखे आ गया, लिखो मैच्योर लिम्फोसाइट। नाउ द मैच्योर लिम्फोसाइट, नाउ द मैच्योर लिम्फोसाइट migrates to secondary lymphoidal organs। मैं बताऊं उसके बारे में क्या क्या होता है वो। migrates to secondary lymphoidal organs where these mature lymphocytes, where these mature lymphocyte interact with, where these mature lymphocyte interact with, where these mature lymphocyte interact with antigens, interact with antigens and develop
and develop memory as well as formation of effector cells. ये effector bodies कर लो, formation of effector molecules कहता है। अब ये जो effector molecules है ये एक्चुअली एंटीबॉडीज ही होता है। आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो पेज नंबर आपके पास होगा, पेज नंबर 154 निकालिए एनसीईआरटी का, निकालो एनसीईआरटी का 154 पेज नंबर, और वहां देखो क्या लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स प्रोवाइड्स द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़िए आप पूरा क्या लिखा हुआ है। सबके पास एनसीईआरटी किताब है ना सामने? तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स provide the sites for interaction of lymphocyte with the antigens which then proliferate to become effector cells। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है effector cells, एक्चुअली effector cells क्या बनाएगा, देखो एंटीबॉडी बनाएगा, और effector cells क्या बताओ, ये प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी, मुझे समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि जो फाइनल ट्रेनिंग तो दिया गया आपको केवल आपको बंदूक चलाना सिखला दिया मैंने, है ना, आपके हाथ में वेपन दे दिया, बट वेपन कैसे यूज होता है उसका जब तक आपके साथ एनिमी का इंटरेक्शन नहीं होगा। अच्छा बताओ, ये कहते हैं ना, अभी जो कह रहे थे कि चाइनीज वगैरह हम हमसे लड़ नहीं सकते, चाइनीज केवल ये जो फ्लैट नोज वाले हैं ये केवल ऐसे गिदर भक्की देते रहते हैं। इसका कारण भी है, देखो आप ये बार बार कहा गया कि फिजिकल अगर फाइटिंग अगर होगा, है ना, ऑन ग्राउंड अगर फाइटिंग होगा तो इंडिया उससे काफी आगे है। वजह क्या है कि इंडियन आर्मी, आप 65 के वॉर से लेके देख लीजिए, आप 65 का वॉर है, 71 का वॉर है, और भी कई सारी लड़ाइयां हैं, उनका कॉन्टिन्यूअस एक प्रैक्टिस चलता रहता है। आप देखो कितने सारे वॉर फ्रंट खुले रहते हैं, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उधर नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तो आर्मी का ट्रेनिंग तो कॉन्टिन्यूअस वे में होता है। तो आपको वेपन चलाने का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है कि आप माउंटेन्स पे कैसे आप वॉर करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपके पास है। और इसीलिए लोग कहते थे कि अगर चाइना से अगर वॉर भी होता है तो ऑन द ग्राउंड आप चाइना से काफी बेटर हैं, क्योंकि चाइनीज ने लड़ाई लड़ी नहीं। ये बताओ 65 के वॉर के बाद चाइना ने कोई लड़ाई लड़ी क्या? नहीं। तो उनके पास तो इंटरेक्शन नहीं है ना, बट आपका इंटरेक्शन चलता रहता है, कभी पाकिस्तान से, कभी इधर से, कभी टेररिस्ट के साथ, तो आपका मुलाकात बड़ा कंटिन्यूअस है। तो आपका जो मेमोरी है ना बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन एनिमी के साथ बार बार चलता रहता है। बट चाइनीज का उस तरह का इंटरेक्शन नहीं है, ये केवल गिदर भक्की देते रहते हैं कि मेरे पास इतने सारे आर्मीज हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट फैक्ट ये है कि चाइना एक बार वियतनाम में घुसने का कोशिश किया था, छोटी सी कंट्री वियतनाम ने उसको अच्छे से उसको मजा चखाया था। 65 के वॉर में भी अगर वो थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होती, उसको थोड़ा सा जानकारी होता, क्योंकि हम लोग तो ये कह रहे थे कि वी आर ब्रदर्स, हिंदी चीनी भाई भाई, और ये मुगालते में हम लोग बैठे रह गए और उसने सारा काम कर दिया। अगर आपको पहले से जानकारी होती कि चाइना ऐसा कर सकता है तो आप 65 के वॉर में भी नहीं हारते। बट इस बार अगर चाइना कुछ भी हरकत करेगा तो आई कैन एश्योर यू कि इस बार जो फ्लैट नोज वाले हैं उनका नोज हटा ही दिया जाएगा इस बार। तो दे विल नॉट डू एनी फिजिकल फाइटिंग, आई एम टेलिंग यू। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो वी आर वेरी स्ट्रांग
बिल्कुल सही बात है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन फिजिकल वॉर, क्योंकि आपका जो एसएलओ का पार्ट है ना, हमारा जो इंटरेक्शन है, जो ट्रेनिंग है वो बहुत प्रॉपर है। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग, और इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्बैट वॉर में, और वर्ल्ड के अच्छी अगर आर्मी में काउंटिंग करेंगे आप कॉम्बैट वॉर में, तो इंडियन आर्मी इज वेरी गुड। वैसे देखो अमेरिकन की बात करें, व्हाई अमेरिकन आर्मी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये पूरे वर्ल्ड में फैले रहते हैं, कभी इराक में, कभी ईरान में, कभी सीरिया में, और इनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अमेरिका तो यही कहता है ना कि ये तो मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ, तुम मरना है तुम मरो, बस मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ अपने आर्मीज को। 2-2 साल 3-3 साल ये बाहर रहते हैं रेगिस्तान में, कभी पहाड़ पे, तो इनका जो ट्रेनिंग है ना बहुत प्रॉपर है, इनका इंटरेक्शन बड़ा प्रॉपर होता है। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस जो होता है ना वो परफेक्ट है। अगर आप, अच्छा बताओ, आप केवल थ्योरी वाला पार्ट करें, देखो कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। जब आप कोई थ्योरी का पार्ट गेन करते हो, आप थ्योरी पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो केवल आपका पीएलओ का काम हुआ है। एसएलओ का काम समझ में आ रहा है? जब आपको एक अच्छे से न्यूमेरिकल से आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपका वो पार्ट जो होता है ना ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है ना। केवल आप थ्योरी पढ़ के चले जाओ और आप प्रैक्टिस ही ना करो, अच्छे न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस ना करो आप, तो आपको फायदा होगा क्या? नहीं होता ना। बिल्कुल सही बात है, तो वही मैं कह रहा हूँ, केवल जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ना आपका, वो पीएलओ का काम कर लिया आपने, बट एसएलओ तभी मिलेगा आपको जब आपका इंटरेक्शन होगा किसके साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, और तब आपका परफेक्शन आएगा। समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल सही बात है, फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपका मुलाकात टेररिस्ट के साथ ही हो, एक अच्छे एनिमी के साथ ही। और आजकल तो बड़े चुट्टे मुट्टे एनिमी भी रहते हैं, जैसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बट उसके लिए ट्रेनिंग तो होना चाहिए ना आपको। आजकल के एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, बड़े छोटे छोटे एनिमी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बट उसके लिए भी ट्रेनिंग तो जरूरी होता है ना। समझ में आ गया? हाँ चलिए ठीक है, नीट एक बार और होगा 14th को, ये किसने कह दिया? सर क्या नीट का एग्जाम वापस होगा, ये किसने, कल किसने कह दिया भाई? ये कौन हवा फैला रहा है? आज न्यूज आया है। अरे क्यों, दोबारा क्यों होगा? बिल्कुल फेक है। देखो बेटा, ऐसा है कि हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगर न्यूज है, फेसबुक यूनिवर्सिटी से अगर आया है, तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट थिंक अबाउट दोज न्यूज जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल हटा दीजिए उसको। अब यहाँ देखो, अब देखो एसएलओ के बारे में क्या क्या होता है। तो एसएलओ बहुत सारे होते हैं, देखो जैसे स्क्रीन, बहुत बढ़िया ऑर्गन आपका, देखो स्क्रीन, पेयर्स पैचेस, lymph nodes, vermiform appendix, malt, gall, tonsils। देखिए ये सब नाम दिया गया है किसका बताओ? सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स के बारे में, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, lymph nodes, vermiform appendix, malt and gall and tonsils. Malt are called mucosa associated lymphoidal। अरे वेस्टिजियल, हाँ है वेस्टिजियल, बट अगर है तो क्या आपको दिक्कत है इससे? थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ कर ही रहा है ना, अगर नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगी, बट है तो कुछ कर रहा है। ठीक है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अपेंडिक्स का नाम, तो याद रखिएगा इसको। ये मतलब क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि इसमें से कौन सेकेंडरी एसएलओ नहीं है, अपेंडिक्स का नाम दे दिया गया, और अपने नहीं ये तो है ही नहीं, तो वेस्टिजियल होता है।
हाँ क्या करता है, अभी ये लो क्या करता है, ऐसे लोगों का काम क्या होता है, माल्ट कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यूज, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू, और गार्ड कहते हैं गट एसोसिएटेड, गट एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। और माल्ट के बारे में लिखा हुआ देखो, इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ लिम्फोइडल ऑर्गन्स। अगर आप सेकेंडरी लिम्फोइडल ऑर्गन्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो आपका लिम्फोइडल ऑर्गन्स है पूरे बॉडी का, वो माल्ट ही होता है। और ये माल्ट का मतलब समझ में आ रहा है, म्यूकोसा जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है और यूरिनोजेनिटल डक्ट के ट्रैक में होता है। देख लो, माल्ट इज प्रेजेंट इन, या माल्ट इज एसोसिएटेड विथ, malt is associated with lymphoidal tissues, present in lymphoidal tissues present in mucosa layer, present in mucosa layer of digestive, mucosa layer of digestive, respiratory and urogenital system। एंसर टेबल लिखा हुआ यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? और अब देखो, इसमें जो सबसे बड़ा ऑर्गन कहते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, इसको लार्जेस्ट हीमो लिम्फोइडल ऑर्गन्स कहा जाता है। स्प्लीन को लार्जेस्ट हीमो लिम्फोइडल ऑर्गन्स कहते हैं। और देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी इनिशियल क्लास में कि स्प्लीन में देखो क्या होता है। देखो, इसमें कुछ इस तरह का एक बताया था, ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज का ये पार्ट होता है, देखो आरसीटी कहते हैं। इसके अंदर ये फाइबर्स होते हैं, और इस फाइबर में आप देखिए, और देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजिक सेल्स भी होते हैं, मैक्रोफेजिक सेल्स भी मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। देखो, ये मैच्योर लिम्फोसाइट होता है। और आप जानते हो कि ये जो फाइबर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, देखो ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे, फाइबर्स जो होते हैं देखो यहाँ पे, तो आपको पता है कि जो स्प्लीन का मिडिल पार्ट है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा किसका बना होता है बताओ? रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज का। इस स्ट्रोमा में फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर क्या करता है कि जब ये ब्लड इसके थ्रू पास करेगा तो ये फाइबर्स वगैरह जो है अवेलेबल होते हैं, ये क्या करता है? ट्रैप करता है कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हो। तो आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है। एक तो पहली बात, स्प्लीन जो एक हमारे बॉडी का लार्जेस्ट हीमो लिम्फोइडल ऑर्गन्स कहा जाता है, इसके फंक्शंस की बात करें अगर देखो तो
और देखो यहाँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी मिलेगा आपको, ये इसे कहते हैं कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ कहा जाता है। ये साइनसेस, ये कैविटी वगैरह होता है। हीमोलिम्फोइडल मतलब ये है कि ये एक तरह से कह सकते हैं लिम्फोइडल ऑर्गन्स का तो काम करता ही करता है, यहाँ पर ब्लड सेल्स का प्रोलिफरेशन भी होता है, मतलब यहाँ पे नए आरबीसी को ना ऐड भी करता है। RCTs कॉल्ड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज, कॉर्ड्स ऑफ विलरथ, ये एक तरह का साइनसिस कैविटी होता है स्किन के अंदर, इसको कॉर्ड्स ऑफ विलरॉथ कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, ये टर्म पहले कई एग्जाम में कहीं पूछा गया, बहुत पहले, फिलहाल नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो फंक्शंस क्या है इसका स्क्रीन का, तो देखो फंक्शन का पहला आप जानते हैं इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। सेकेंड, it also add young RBCs in blood circulation. Number 3, it removes moving blood pathogens by its fibers and it is destroyed by macrophagic cells। और लिखते हैं देखो, it also store iron and huge amount of blood। देख लो फंक्शन इसका, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये फंक्शन है क्या, हाँ ये स्क्रीन का फंक्शन होता है। देखो लिखो, इट आल्सो ऐड यंग आरबीसी इन ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एनसीईआरटी में क्या रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी लिखा हुआ है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, उसी टर्म यूज किया है क्या, रिजर्वॉयर्स ऑफ क्या आरबीसी। ये ओल्ड आरबीसी को हटाता है और नए आरबीसी को ये ब्लड में ऐड भी करता है, तो ये आरबीसी का रिजर्वॉयर भी होता है। और जब आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी के अब जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन भी होता है, तो आयरन को स्टोर करता है, ये वापस इसको यूज में लेके आएगा बाद में। क्योंकि आरबीसी जब टूटता है तो उसमें प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं, आयरन भी होता है, तो आयरन जो होगा वो आपके बॉडी में रह जाता है, तो ये आयरन को भी स्टोर करता है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और देखो एक और चीज, जैसे जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, तो आपके बॉडी में देखिए ऐसे क्या होता है, ये लिम्फोइडल वेसल्स होते हैं, ये दो लिम्फोइड देखो वेसल्स पैर के थ्रू नीचे से आ रही है, ऊपर ऐसे एक जगह मिलता है, ऐसे देखो ऐसे।
और फिर यहाँ से एक इस तरह का एक लिम्फॉइड वेसल्स आते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका काम क्या होता है, इसको कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स में देखेंगे आप इसके रास्ते में देखो ऐसे लिम्फ नोड्स मिलते हैं। देखिए देखो ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में लिम्फ नोड्स का नाम लिखा हुआ है। तो जो आपकी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इसके पूरे रास्ते में आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप ये लिम्फ नोड होता है। देखो लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं इसको। और बुक में क्या लिखा हुआ देखो, ये लाइन ऐड कर लीजिएगा। The lymph nodes are, लिख लो, the lymph nodes are a small solid structure. The lymph nodes are a small solid structure located at एनसीईआरटी का लाइन है वही मैं रिपीट कर रहा हूं, located at different points along the lymphatic system. आगे लिख लो, lymph node trap the microorganisms. Lymph node trap the microorganisms or other antigens and finally provides required immune response. ठीक है, देखना ये जो कहते हैं एक जो मेन ये देखो ये डक्ट है इसे कहते हैं लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कहते हैं इसको। पैर से दो देखो ये मेन वेसल्स आते हैं, इसके अलावा देखो यहां मिलता है इसे कहते हैं सिस्टर्ना काइली कहते हैं। ये सब आपका लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट होता है देखो। और ये जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट होता है ये मिलता कहां, देखो ये मिलता है आपके ब्लड वेसल्स में। देखिए ये हमारा ब्लड वेसल होता है देखो, और ये मिलता है आपके सुपीरियर वेना कवा में। एक इधर से भी आता है देखो, इसको राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। ये ना ऐसे आता है, ये राइट अपर हाफ से आता है लेबर से, और ये भी मिलता है अगर ऐसे देखो, ये भी यही मिलता है और यहाँ भी लिम्फ नोड्स होता है लेबर से। तो दो ये मेन आपका लिम्फेटिक वेसल होता है, एक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कहता है और एक देखो ये जो होता है इसे कहते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। ये आपके दो मेजर लिम्फेटिक वेसल्स हैं, दो पैर से नीचे से आता है, ये मिल जाता है देखो, ये ऐसे मिल गया यहाँ पर ऐसे, और मिलने के बाद देखिए ऐसा ये जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना काइली कहते हैं इसको। अरे कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब सेल मीडिएटेड थोड़ी होगा, ये मेनली एमिस वाला होता है, एमिस एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहता है। भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो मैंने कहा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड जो भी आपकी जरूरत है उस तरह का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। व्हाटएवर इम्यून रिस्पॉन्स वी नीड, सुपीरियर वेना कावा
सुपीरियर वेना कवा कहते हैं, ये आकर मिलता है। आप देखना, मैंने लिम्फेटिक सर्कुलेशन पढ़ाया होगा 11वीं क्लास में। चलिए, तो समय आपका समाप्त हुआ। अब आपका बचा है इसमें इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहता है। एलर्जी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है,